नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे साथ मौजूद हैं संदीप शुक्ला जी, जो महाराष्ट्र की राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ के चुनावी जो हाल हैं, जो यहाँ की राजनीति जो बदलती जा रही है, उस पर काफ़ी गहनता से अध्ययन करते रहते हैं। तो सर, जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है, जो जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने जो 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की जो नोटिस दिया था, अब उसको एक्सटेंड करके उस पर रोक लगा करके, ये कितनी बड़ी जीत है शिंदे जो गुट है उसके लिए? कितनी बड़ी जीत है ये? निश्चित तौर पर ये शिंदे गुट के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो पिछले दिनों से जो एक टकराव की स्थिति थी, महाविकास आघाड़ी एमवीए और शिंदे गुट के बीच, तो उसमें ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो राजनीति चल रही है उसमें शिंदे गुट के लोगों को जो है, अगर उनकी मान्यता रद्द कर दी जाती है या सदन से जो है उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, तो उससे जो है उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और जिस रणनीति में जो है शरद पवार जी, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उद्धव ठाकरे जी उनके इशारे पर पूरी तरह से इस चीज़ को उस तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका फ़ायदा होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में उसी मामले में उनको फटकार मिली कि उन्होंने कहा कि जब इस पूरे प्रोसेस में, यानी जब डिप्टी स्पीकर, चूंकि स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर जब किसी मामले में किसी की सदस्यता रद्द करे तो ऐसे में उसे पहले सदन में रखना चाहिए। सदन में रखने के बजाय उसने सीधे सीधे तौर पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी। और ऐसी स्थिति में जब विधायकों ने खुद डिप्टी स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया हो, तो अपने आप में जो है एक बड़ी राजनीति का शिकार जो है महाराष्ट्र सरकार और डिप्टी स्पीकर हो रहे थे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगाई। हालांकि उस पूरे मामले में शिंदे गुट ने जो आरोप लगाए हैं, उस पूरे मामले पे उनके जवाब देने के लिए कहा गया है एमवीए सरकार को, उद्धव ठाकरे जी को, शिवसेना को, और सदन का की जो कार्रवाई होगी उसकी भी पूरी की पूरी जो है डिटेल जो है उनको देनी होगी। लेकिन आज की जो पूरी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखा जाए तो निश्चित तौर पर वो शिवसेना के फेवर में बिल्कुल जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वो सीधे सीधे शिंदे जी को सपोर्ट कर रही है और शिंदे जी के फेवर में है, और शिवसेना को कोई राहत नहीं मिली। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी राहत उन्हें दी है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, उस पर कोई फैसला नहीं आता, तो स्टेटस को यानी इंटरिम रिलीफ भी जो है शिंदे गुट को मिली है। तो निश्चित तौर पर आज एक बड़ी जीत जो है शिवसेना शिंदे गुट को मिली है। और ऐसे में आज उनके शिंदे गुट के उनके जो बेटे हैं, जो सांसद हैं थाने में, उन्होंने भी काफ़ी उत्साह के साथ उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, उसको सेलिब्रेट किया। और निश्चित तौर पर वो तमाम विधायक, जो 39 विधायक हैं, उन्होंने भी जो है उनके अंदर भी संतोष की स्थिति, उनके जो कार्यकर्ता हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई तरह की जो है चीज़ें देखने को मिली कि निश्चित तौर पर अगर आपका नेता काम नहीं करेगा, कार्यकर्ताओं का काम नहीं करेगा, अपने विधायकों का, अपने मंत्रियों का काम नहीं करेगा, तो ऐसे में आपके लोग आपसे बागी होंगे। और कहीं ना कहीं सदन में भी और कोर्ट में भी, हालांकि उद्धव ठाकरे जी का ये लाईन थी की मी तुम्हाला सदनमध्ये पण बघू आणि रस्त्यावर पण बघू, तर रस्त्यावर तुम्ही काय करताय ते माहीत नाही उद्धव साहेब, पण महाराष्ट्राच्या ह्या राजनीतीमध्ये आज सुप्रीम कोर्टाने जे निर्णय दिलेला आहे ते निश्चित तुम्हाला त्रास देणारा आहेत आणि हा महाराष्ट्र एमवीए सरकारला त्रास देणारा आहेत आणि शिंदे गुटला नक्कीच ह्याचा फायदा मिळेल। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार शिंदे गुट के जितने भी बागी विधायक हैं उनको धमकियां दी जा रही थी यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो गुट था उसकी तरफ से, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है कि जितने भी बागी विधायक हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया गया। यह कितना बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे जी को? निश्चित तौर पर बड़ा झटका है। जैसे मैंने बताया कि उद्धव ठाकरे जी की जो भाषा थी, एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं लगती थी। जब तक वो शिवसेना के प्रमुख थे, पार्टी प्रमुख, पक्ष प्रमुख थे, तब तक उनकी ये भाषा ठीक है, एक पार्टी के तौर पर बोलते हैं। जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलने लगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस तरह की शब्द सुनने मिले कि मैं तुम्हाला रस्त्यावर पण बघून घेऊ आणि सदन पर, उनके लड़के, उनके बेटे जो वर्ली से विधायक हैं, मंत्री हैं,
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे आप उतरोगे सही, लेकिन आपका वो रास्ता जो है वर्ली से होकर जाएगा। अब देखता हूँ कैसे इन सारी जो बयान एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री जब देता है, निश्चित तौर पर राज्य में एक अजीब सी स्थिति होती है और इसके लिए वो दोषी हैं निश्चित तौर पर कि वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। और उससे भी बढ़कर उनके एक प्रवक्ता हैं, सामना अखबार के संपादक हैं, कार्यकारी संपादक संजय राउत साहब, उन्होंने तो अपने बयान में यहाँ तक कह डाला कि मैं पहले मराठी में बताता हूँ फिर आपको मैं उसको हिंदी में कहता हूँ। उन्होंने कहा कि हे जे आपले 38 MLA आहेत त्यांचा मृतदेह मुंबईला येणार आणि त्याचा आपण पोस्टमॉर्टम करू। मतलब जो 39 MLA हैं उनकी डेथ बॉडी आपकी मुंबई में आएगी और उसका मैं पोस्टमार्टम करूं। उसके बाद जब इस बयान पर जो है जब हाय तौबा मची, राजनीतिक गलियारों में, मीडिया में खबरें चली, हालांकि वो बड़े बोले हैं, उनको कोई सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब वो मामला बढ़ा और उसके बाद जो है उन्हें बाहर आकर कहा कि वो मृतदेह मतलब वो आत्मा से मर चुके हैं, शरीर से जिंदा हैं और उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, चीज़ों को संभाला। लेकिन एक चीज़, आपकी सरकार है, आप सरकार में हो, गृह मंत्रालय आपके हाथ में है, गुंडे आपके पास है, मतलब अगर आप इस तरह की धमकी देते हो तो भले ही बतौर सरकार आपको बड़ी अच्छा लगे, क्योंकि आपने तो किया है। महाराष्ट्र में अगर हमने देखा होगा सचिन वाजे जी ने क्या किया, सचिन वाजे जी ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक जिलेटिन से भरी गाड़ी खड़ी करा दी थी। उस गाड़ी के अंदर जो है विस्फोटक था, उस मामले में अंदर है। एक मंत्री जो है महाराष्ट्र में ही 1 महीने में करीब 100 करोड़ की वसूली के मामले में अंदर है। अनिल देशमुख नाम है उनका, गृह मंत्री थे। नवाब मलिक नाम के एक मंत्री हैं, उनके ऊपर जो है दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से संबंध रखने का आरोप है, वो भी अंदर है। तो आपके मंत्री, आपकी सरकार, आपके कार्यकर्ता अपराध और आपराधिक गतिविधियों में इतने लिप्त हैं कि आप जब कुछ बोलते हो तो वो सीधे सीधे तौर पर लोगों के मन में, लोगों के हृदय में डर और खौफ पैदा करता है। अब इसी चीज़ के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तमाम विधायकों को सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है, और उसे पूरी तरीके से विधायकों के साथ साथ उनके परिवार, उनकी संपत्ति, सबकी रक्षा सुरक्षा जो है राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा। तो निश्चित तौर पर शिवसेना को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि या अगर आप ये बड़बोलापन बयान, इस तरह के दहशत, इस तरह की गुंडागर्दी के भरे बयान नहीं करते तो शायद आपको इन चीज़ों का जो है सामना नहीं करना पड़ता। लगातार संजय राउत जो बागी विधायक उनको धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तलवार से तलवार भिड़ेगी और बंदूक से बंदूक, और लगातार ऐसे बयान उनके हैं जिस तरीके से वो बागी विधायकों को चेतावनी दे रहे हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। अब ये इन बयानों से क्या जाहिर होता है कि संजय राउत को किस चीज का डर लग रहा है? मैं इस बात का जवाब दूं उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, संजय राउत साहब, थाने में आपने एक पत्ता हिलाया क्या? नहीं हिलाया। क्यों नहीं हिम्मत हुई? आप जाइए थाने में जाकर यही स्टेटमेंट दे दीजिए। नहीं देंगे वो, क्योंकि वो उनको पता है थाने शिंदे जी का गढ़ है। और थाने ही नहीं, ऐसे तमाम ऐसे कई क्षेत्र हैं जो शिंदे जी के गढ़ के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ पर आप इस तरह की स्थिति नहीं करोगे। नासिक में आज विरोध कर रहे थे, शिवसेना और वहाँ के जो मंत्री थे उनके कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। देखिए, आप यही कह रहा हूँ कि आप सरकार में हो, आप इस तरह की बात करोगे कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में, तो निश्चित तौर पर ये जंगल राज नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपको ये समझना होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप महाराष्ट्र की राजनीति को, महाराष्ट्र के सरकार को, महाराष्ट्र के पूरे क्रियाकलाप को आप जो है जंगल राज में तब्दील कर देंगे, जो हमारे देश में जो है एक समय था बिहार, झारखंड, और वहाँ पर जो है नक्सलाइट एरिया जो माना जाता था, वहाँ इस तरह की स्थिति थी। आप खुद मुख्यमंत्री रहते हुए आपकी और आपकी पार्टी के लोग अगर इस तरह की भाषा कहे तो निश्चित तौर पर आपके कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा, लेकिन जो इस देश का सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए जनता आने वाले समय में तो उनको जवाब देगी ही, लेकिन आज कोर्ट ने उनको जवाब दिया है कि इनकी रक्षा, सुरक्षा और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी
आपकी जिम्मेदारी है और इन पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। आज पूरे देश भर में महाराष्ट्र की राजनीति में एक सेंटर पॉइंट है एकनाथ शिंदे। अगर आप ये बताइए सर कि एकनाथ शिंदे इतने बड़े नेता कैसे हो जाते हैं कि पार्टी के 55 विधायकों में से 40 प्लस विधायक उनके साथ चले जाते हैं। ऐसी क्या विचारधारा है बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की जो उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के अलायंस में उसको कमजोर किया है और एकनाथ शिंदे उसको फिर से जीवित करना चाहते हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे शिवसेना में काफ़ी वरिष्ठ विधायक हैं, काफ़ी रसूख रखते हैं, महाराष्ट्र भर में अपनी ताकत रखते हैं। थाने और उस आसपास के हिस्से में जो है उनकी तूती बोलती है। तो चाहे मैं कहूँ कि मसल पावर हो, मनी पावर हो, कार्यकर्ताओं की पावर हो, किसी चीज़ में शिंदे जी जो है वो कहीं भी शिवसेना के नेताओं से कम नहीं है। और यही कारण है कि शिंदे जी ने ही इस विद्रोह को जो है चुना। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसका भी बात बताता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मैंडेट मिला था कि सरकार बनाने के लिए, जब वो चुनाव जीत कर आते हैं, सरकार बनाने के लिए स्थिति ये आती है कि शिवसेना कहती है, भले आप मंचों पर कहते थे कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अमित शाह जी ने बंद कमरे में मुझसे कह दिया था कि मुख्यमंत्री तो आप ही को बनाऊंगा। और इसी मामले पे जो है वो शरद पवार जी के साथ चले गए। उस समय अगर हमने देखा होगा, उस समय भी एकनाथ शिंदे जी से उद्धव ठाकरे डरते थे। उस समय भी इस तरह की स्थिति थी, शिवसेना में विद्रोह हो सकता है, विघटन हो सकता है। और मुख्यमंत्री के तौर पर जो नाम चल रहा था वो एकनाथ शिंदे जी का नाम चल रहा था। एकनाथ शिंदे जी के उस नाम को आगे न बढ़ पाए, इसलिए शरद पवार जी ने चाल चली, क्योंकि उद्धव जी तो राजनीति में आना नहीं चाह रहे थे, ना वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। उस समय स्थिति चली थी कि या आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे या एकनाथ शिंदे जी बनेंगे। तो ऐसे में शरद पवार जी ने ये दिया कि अगर आदित्य को आप आगे करते हो तो आपकी पार्टी में विद्रोह हो सकता है। और इसीलिए जो है लास्ट में अंततः जो है पुत्र मोह में, ऐसा लोग कहते हैं कि पुत्र मोह में जो है उद्धव जी ने ये रास्ता चुना कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना नाम जो है आगे किया। उस समय अगर हम खबरों में देखें तो उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी एकनाथ शिंदे जी की कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रही है, लेकिन तुरंत वो मामला पलटा और मुख्यमंत्री। उसके बाद की जो राजनीति हुई, सरकार बनी, कोरोना काल आया। कोरोना काल में देखिए एक चीज़ हम जानते हैं कि लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना में हमने बहुत अच्छा किया। मैं मानता हूं कि कोरोना में हम वो अच्छा नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना काल में पूरे देश में, मतलब महाराष्ट्र की स्थिति, अगर पूरे देश में कोई बीमार होता है तो मेडिकल सुविधाओं के मामले में महाराष्ट्र को हम सबसे बेहतर मानते हैं। महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, बेंगलोर हुआ, यहाँ पे मेडिकल सुविधाओं को बेहतर माना जाता है और वहाँ हम लेकर अपने पेशेंट, अपने मरीज को ले जाकर इलाज कराते हैं। इतनी बड़ी सुविधा होने के बाद, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, बाकी चीज़ें की सुविधा होने के बाद, हम महाराष्ट्र ही नहीं, हम अगल बगल के राज्यों को भी मदद कर सकते थे। और इन्होंने सिर्फ घोटाला करने के मामले में, चाहे वो बीएमसी से खिचड़ी बनाने का घोटाला हो, चाहे वो कैंप बनाकर जो है जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर बनाने का घोटाला हो, या फिर उसमें यहाँ तक कि जो लाइट लैंप जो है हम 50 रुपये 100 रुपये में खरीद कर लगा सकते थे, ऐसे लैंपों के लिए हमने हजार रुपये उसका किराया दिया है। तो ऐसे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उस समय सिर्फ घोटाले हो रहे थे और उस समय उद्धव साहब बाहर नहीं निकल रहे थे। और उसके साथ साथ चूंकि वित्त मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास था, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार अपने मंत्रियों को, अपने एमएलए को फंड मुहैया कराती थी काम करने के लिए। तो निश्चित तौर पर शिवसेना के वो विधायक जिनको 5 साल बाद चुनाव लड़ना है, जिनको 5 साल बाद वापस जनता में जाना है, उन कार्यकर्ताओं को लगा कि ऐसी स्थिति रही और एनसीपी उनसे अलग हो जाती है तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान या हार का सामना करना पड़ेगा। ये विद्रोह और इस तरह की चीज़ों को जो है सामना करना पड़ा। उसके बाद लगातार चूंकि उद्धव जी से अगर मिलना होगा तो 3 बैरिकेडिंग होती है उनके पास। पहली बैरिकेडिंग होगी उनके पास संजय राउत और बाकी चीज़ों की, उसके बाद बैरिकेडिंग होगी कि मिलिंद नार्वेकर और बाकी लोगों की, उसके बाद मतलब वहाँ से मामला जब छनकर तब आदित्य ठाकरे और उनकी पत्नी जी, यानी उनकी पत्नी जी का, तब जाकर जो है उद्धव जी मिलते हैं।
तो इनके ये जो नेता थे, जो एमएलए थे, इन्होंने बात रखी कि भाई हम बहुत दुखी हैं, हमें फंड नहीं मिल रहा है, काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में जो हमारी हिस्सेदारी थी वो हमको नहीं मिल रही, सब एनसीपी अपने हिस्से में लेके जा रही है। और यहाँ से विद्रोह शुरू हुआ। उद्धव जी सुनते नहीं थे, चूंकि मामला एनसीपी के विरोध में था। अब उनको किस चीज़ का डर था ये तो वो बता पाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की ना सुनना, उन्हें फंड ना मिलना, उन्हें काम ना करने देना, निश्चित तौर पर विधायकों को नाराजगी। और वो सारे विधायक शिंदे जी के, क्योंकि जैसे मैंने बताया शिंदे जी का कद जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़ा है शिवसेना में, क्योंकि आनंद दिघे जी जो है थाने के सबसे बड़े शिवसेना के नेता माने जाते थे। एक समय था कि महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे जी ये ऐसे युग पुरुष माने जाते थे कि इनके नाम से जो है शिवसेना जानी जाती थी, पहचानी जाती थी। तो उनके जो है कट्टर समर्थक, कट्टर उनके भक्त शिंदे जी हैं। तो वो जो राजनीति रही है, उस राजनीति के तहत जो है उनसे लोग जुड़ते गए, वो लोगों का काम करते गए, और वो जो जुड़ाव और कहीं ना कहीं जिनसे वो उम्मीद लगा के रखे थे उनसे जो है वो टकराव, ये स्थिति ऐसी आई कि निश्चित तौर पर जो काम करेगा उसके साथ लोग खड़े होंगे। तो आज शिंदे जी के साथ लोग खड़े हैं और इसीलिए मजबूती से खड़े हैं। और आज जो कुछ हुआ उसका परिणाम, चाहे वो सूरत में दिखा हो, चाहे वो गुवाहाटी में दिखा हो, या सुप्रीम कोर्ट में दिखा हो, वो दिख रहा है। और बहुत जल्द जो है ये विधायक स्थिति साफ कर लेंगे कि वो सरकार में किस स्थिति में आ रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और शिवसेना और एनसीपी कैसे मुंह की खा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे जी जब महाराष्ट्र की जनता के सम्मुख सामने आए तो उन्होंने ये कहा कि मुझे मुख्यमंत्री पद का रत्ती भर भी कोई मोह नहीं है। मैं अगर कोई भी शिवसेना का कोई भी विधायक उनके सामने आकर ये बोले कि आप इस लायक नहीं हैं तो मैं मुख्यमंत्री पद तो क्या, मैं शिवसेना का प्रमुख पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात साफ है, उद्धव जी पहले अपने विधायकों को जो है जिस तरीके से वो या मूर्ख समझ रहे थे, या फिर वो अपने विधायकों के साथ उनके दर्द को नहीं समझ पा रहे थे, और वही चतुराई, वही चालाकी अपने शिवसैनिकों, अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। विधायकों ने साफ कर दिया था कि हम जो है एमबीए सरकार में हम चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे जो जिस हिंदुत्व की बात करते हैं हम उस हिंदुत्व के साथ रहें, हम इनके साथ नहीं रहे जो हमारे साथ छल कर रहे हैं, हमारे साथ चाहे छल इन द सेंस जैसे आप फंड में जो है फंड नहीं दे रहे हो, या आप इस तरह की चीज़ें नहीं पैदा कर रहे हो कि जिससे शिवसेना का ग्रोथ बढ़े, या फिर शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं या एमएलए हैं उनको जो है अपने अपने विधानसभा में जो काम करने का मौका मिले। तो उन्होंने बताया अपना दर्द, मेरा दर्द ये है, और आप जो है अब उसको उन्होंने टर्न किया कि आप चाहते हो कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, पहली बात तो उन्होंने ये ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री रहो या नहीं रहो, आप तो कह सकते थे ठीक है आपको जहां उचित लगे आप ले चलो, नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने आनन फानन में मातोश्री छोड़ी। मातोश्री छोड़ने के बाद आप जो है एक कार में बैठ के आ सकते थे, माफ़ करिएगा, वर्षा छोड़ा, वर्षा से आप मातोश्री कार में बैठ के आ सकते थे। लेकिन शिवसैनिकों को जमा किया गया, शिवसैनिकों को दिखाया गया मला लालच नाही, मला काहीच नाही, मी सोडतो, मी मुख्यमंत्रीचा बंगलाचा मला हे नाही, और ते सोडून ते वर्षाला निघाले। वर्षा जात से निकलते हुए जब वो मातोश्री जा रहे थे तो उनके कार्यकर्ता या महिला कार्यकर्ता जो वहाँ बड़ी तादाद में पहुंची, उनकी सिंपैथी लेने की कोशिश की गई। भीड़ जहाँ थी वहाँ कैमरे लगाए गए, पुष्प वर्षा हुई, और कार में जो है सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे, 2 बेटे और पत्नी और उद्धव जी रहे, और वो मातोश्री तक गए। लेकिन इस्तीफा दिया क्या? इस्तीफा तो आज तक नहीं दिया। अच्छा, आपने इस्तीफा नहीं दिया तब तो इसका मतलब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बने हैं, और जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हैं तब आपको अपने ही कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाने के लिए आपको वर्षा छोड़ने की आवश्यकता क्या थी? आप तो वर्षा में, अभी भी आप वर्षा के बंगले के अधिकारी है, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को घंटों आपने सड़क पर इंतज़ार कराया, सड़क पर वो बेचारे खड़े रहे बड़े अफसोस के साथ कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इतने दुख में हैं, आप उनके साथ भी राजनीति कर रहे हो। उद्धव जी उन लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं जो एक निर्छल मन से आपके प्रति सिंपैथी लेके अपनी वेदना लेकर आए थे, आप उनके साथ भी राजनीति से नहीं चुके।
उसके पीछे का मकसद क्या है आप वो जानिए। चूंकि वर्षा का जो बंगला है वो मुख्यमंत्री का आवास है। शिवसैनिकों को उस बंगले से लगाव नहीं था। शिवसैनिकों का लगाव जो था उस मातोश्री से था, वो मातोश्री जहां बाड़ा साहब मिलते थे। उनका एक जहाँ जो मीनाताई ठाकरे माँ साहब जिन्हें हम लोग कहते थे, माँ साहब जहाँ मिलती थी, तो इनका लगाव माँ साहब से था, बाड़ा साहब से था, उस जगह से, उस पुण्य भूमि या उस पुण्य घर से था जहाँ पर वो हमेशा आते थे और जिसे वो भगवान से बढ़कर मानते थे। तो वो उनकी भावनाओं को दिखाने के लिए कि देखो मैं मुख्यमंत्री छोड़कर वापस मातोश्री आ गया हूँ, और सिर्फ भावनाओं का खेल हुआ, राजनीति हुई, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के साथ जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जो उद्धव जी ने कहा या किया हो। तो मुझे नहीं लगता है, और इसीलिए कहता हूँ कि शिवसेना जो कहती है वो करती नहीं है। चाहे वो 2.5 साल के काम को ले लीजिए, 2.5 साल के काम में भी केंद्र सरकार ने तेल जैसी जरूरत की, जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे थे, उसमें टैक्सेस में कटौती की, भाव में कटौती की, और उनकी मांग थी कि कई राज्यों ने वो किया, कई तो कांग्रेस शासित राज्यों ने भी किया। उनसे ये कहा गया था कि आप भी जो है कुछ टैक्स कम कर दे तो जनता को एक बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने नहीं किया। कोरोना काल में मंदिर बंद रखे उद्धव जी ने, मंदिर सारे बंद थे, और शराब की दुकानें खोल दी गई कि आप शराब की दुकानों में जा सकते हो, उससे आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन आप मंदिर जाओगे तो आपको कोरोना होगा। ऐसे तमाम काम, बाकी चीज़ें तो खुद विधायक बता रहे हैं, ना फंड मिला, ना काम करने का मौका मिला, मंत्री जो है। आप सोचिए, आज जो दिन था, उद्धव जी को आत्मग्लानि करनी चाहिए थी, आपको जो है आत्मचिंतन करना चाहिए था कि मेरे विधायक ही नहीं, मेरे मंत्री भी जो है मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी क्या गलती हुई? वो कोई गैर नहीं थे, वो आपके अपने थे, आपके अपने विधायक थे, अपने मंत्री थे। आपको क्या शरद पवार इतने प्रिय हैं कि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, उनकी बोली बोल रहे हैं, और आपके अपने मंत्री, अपने विधायक जो है आप उनकी नहीं सुन रहे हो। और यहीं जो है शिवसेना में टकराव की स्थिति आ गई है, और यहीं जो है शिवसेना के लिए अब वो स्थिति नहीं होगी महाराष्ट्र में जो पहले हुआ करती थी। एक अंतिम सवाल आपसे कि एक बड़ी खबर आ रही है ईडी के हवाले से कि ईडी ने समन जारी किया है संजय राउत को, और उसके बाद संजय राउत ये कह रहे हैं कि हमारी बोलती बंद करने के लिए ये समन दिया गया है, मैं झुकूंगा नहीं, और जितना भी केंद्र सरकार ये करना चाहती है मैं झुकने वाला नहीं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, आपको झुकने का काम करना नहीं चाहिए था ना। आप घोटाले करोगे, आप पैसे का फ्रॉड करोगे। DHFL घोटाले में इनका नाम है, अवैध रूप से इनकी पत्नी के अकाउंट में पैसे आए। आज जो उनके ऊपर जो नोटिस आई है वो पत्रा वाला चाल की नोटिस है। बिल्डर है, अवैध रूप से लोगों को खाली करा दिया है, आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एक बड़ा स्कैम है। आपने वो नहीं किया होता तो आपको ये नहीं आती। क्या अपनी ये सोच के रखा था कि ये घोटाला करता हूं और बाद में जब सरकार पे कोई संकट आएगा तो इसी के नाम से मैं चिल्लाऊंगा? जब आपने गलत किया, आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया, आपने किसी मामले में फ्रॉड किया, वो पचरा चाल के लोग, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो बेघर हो गए। मुंबई जैसे शहर में जब आपके घर की छत, आपके सर के ऊपर की छत छिनती है तो क्या दर्द होता है। एक किसी मकान वाले ने, जिसने बहुत मेहनत मिन्नत करके जो है वो मकान खरीदता है, मकान तो हर कहीं की बात ही आती है, चाहे वो किसी भी शहर में हो, लेकिन कितनी मिन्नत, कितनी खून पसीना बहाने के बाद उसका मकान होता है। आपने फ्रॉड करते हुए, आपने धोखा देते हुए आपने ये नहीं सोचा, तो आज आप ईडी की नोटिस को आप इससे क्यों जोड़ते हो? जो किया है कर्म का फल आपके सामने आएगा, और जाइए जवाब दीजिए कि जो है मुझे सरकार बचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार बचाने के लिए आपने घोटाला किया था क्या? सरकार बचाने के लिए आपने बिल्डरों से पत्नी के और दूसरे अकाउंट में अपने पैसे लिए थे क्या? आप जब भ्रष्टाचार करोगे तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहो और इस तरह की पूछताछ के लिए तैयार रहो। धन्यवाद सर।